12th standard economic subject. We are continuing 9th chapter, money market and capital market in India. This chapter is on page number 82 in your government textbook. स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताया गया था मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट जो है फिनांस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। फिनांस की रिक्वायरमेंट किसे नहीं है? पैसे की जरूरत किसे नहीं है? पैसे की जरूरत सबको है। फिनांस इज रिक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल पर्सन, कॉर्पोरेट एज वेल एज गवर्नमेंट। जो फाइनेंस है उसकी जरूरत इंडिविजुअल को भी है, कारपोरेट मींस कंपनी फर्म को भी है और गवर्नमेंट को भी है। तो सिस्टमैटिकली सबको फिनांस अवेलेबल कराया जा सके, इसलिए फाइनेंशियल सिस्टम का स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चैप्टर में फिनांस सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इंडिया का फिनेंशियल सिस्टम कैसा है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम मेनली इसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। टोटल 4 दिया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट जो है आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो इस चैप्टर में हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ने वाले हैं उसे 2 पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड किया है। पहले पार्ट को कहा इन लोगों ने मनी मार्केट। मनी मार्केट से हमें फिनांस मिलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। वर्ड इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म। जो फिनांस हमें शॉर्ट टर्म के लिए मिले उस अरेंजमेंट को हम मनी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट से हमें जो फाइनेंस है वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। ऑन अदर हैंड वी हैव कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो है हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। तो वर्ड इज इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब स्टूडेंट्स बिलो 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। अगर 1 ईयर से नीचे के लिए आप लोन ले रहे हैं, फिनांस ले रहे हैं, तो वो मनी मार्केट है। और 1 ईयर से ज्यादा समय के लिए आप अगर फिनांस ले रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा, कैपिटल मार्केट का स्टडी कहलाएगा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है। फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम फिनांस मार्केट को डिटेल में पढ़ेंगे। फिनेंशियल मार्केट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। जो आपको फिनांस शॉर्ट टर्म के लिए देगा वो मनी मार्केट है। जो इंस्टीट्यूट या अरेंजमेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल देगा, फिनांस देगा, वो कैपिटल मार्केट है। ओके, चलिए अब हम मनी मार्केट को आगे पार्ट्स में देखते हैं। मनी मार्केट जो है, फर्स्ट जो मनी मार्केट है जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस देता है, वो इन लोगों ने 2 टुकड़े में डिवाइड किया है। मेनली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में स्टूडेंट्स हमारे पास आरबीआई है, जिसका आपको यहां पर लोगो दिखाया गया है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
इसके बाद कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स। स्टूडेंट्स, आरबीआई को छोड़कर आपके एरिया में, आपके अगल बगल जितने भी बैंक हैं वो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट को फिनांस उपलब्ध कराता है। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो कारपोरेट और इंडिविजुअल को फिनांस उपलब्ध कराते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स भी फिनांस उपलब्ध कराते हैं। डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी हैं हमारे पास। डिस्काउंट एंड फिनांस हाउसेस ऑफ इंडिया भी है हमारे पास। इन सभी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 5 एलिमेंट्स हैं। इन ऑल 5 एलिमेंट्स को हम इस चैप्टर में डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी हैं। इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो ये जो है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्टडी प्राप्त करते हैं, कहां कहां से? कॉलेज से, स्कूल से, क्लासेस से, ट्यूशन से। तो इसके अंदर गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड जो होंगे उन्हें ऑर्गेनाइज्ड कहा जाएगा। जैसे स्कूल और कॉलेज गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं तो वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहलाएंगे। स्कूल और कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड वो होते हैं जो गवर्नमेंट के लिस्ट में नहीं होते, पर्सनली प्राइवेटली चलाए जाते हैं। जैसे क्लासेस हो गए और ट्यूशन। क्लासेस और ट्यूशन का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होता, गवर्नमेंट का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता। तो जिसके ऊपर, स्कूल और कॉलेज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो उसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहेंगे। क्लासेस और ट्यूशन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है तो उसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से फिनांस देने वाले इंस्टीट्यूट्स जो हैं कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं और कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल या नॉलेज में नहीं है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, तो जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो ऑर्गेनाइज्ड और जिस पर नहीं है वो अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड के अंदर ऑर्गेनाइज्ड के अंदर ऑर्गेनाइज्ड के अंदर हमारे पास जो मेन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वो है आरबीआई। आरबीआई हमारे पास मेन बैंक है, अपेक्स बैंक है, बैंकों का भी बैंक है, सभी बैंकों का बाप है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जितने भी बैंक, जैसे स्कूल कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स के भी ऊपर जो टीचर होते हैं उन्हें हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो बैंक्स तो हैं लेकिन सारे बैंक्स को कंट्रोल करने वाला अपेक्स बैंक, सर्वोपरि जो बैंक है वो आरबीआई है। तो हम आरबीआई के बारे में इस पहले हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे के टॉपिक्स धीरे धीरे उठाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। हमारे कंट्री इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी देशों के सेंट्रल बैंक के नाम आप जानते हैं क्या? लेट्स चेक फॉर अ जर्नल नॉलेज, वी आर चेकिंग हियर। पहले थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, regulated financial intermediaries, etc. Let us now discuss the organized sector of the money market in India. तो पहले स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मतलब मैंने कहा जिन इंस्टीट्यूट्स पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा उन्हें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहेंगे। उसके अंदर आपको दिखाया गया आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं और डिस्काउंट एंड फिनांस हाउस ऑफ इंडिया है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे 1 बाय 1। तो जिसके अंदर आज हम उठा रहे हैं पहले आरबीआई। आज हम आरबीआई के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। आरबीआई का डेफिनेशन, आरबीआई का फंक्शंस।
तो मैंने जैसे आपको कहा कि अदर कंट्री के सेंट्रल बैंक्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, उनके नाम पता होने चाहिए। तो लेट्स चेक, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, कुछ मेन कंट्रीज के हम सेंट्रल बैंक्स का नाम देखते हैं, हमें पता है या नहीं। तो नेम्स ऑफ द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो क्या आपको पता है यूएसए के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, कनाडा का क्या है, रसिया, जर्मनी, चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, यूके, स्वीडन, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक्स का नाम क्या आपको पता है? लेट्स चेक वन बाय वन। यूएसए के सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक। कनाडा के सेंट्रल बैंक का नाम है बैंक ऑफ कनाडा। रशिया के सेंट्रल बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया। जर्मनी के लिए क्या लिखा हुआ है? ये ड्यूटिक बेंडेस बैंक। चाइना का है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। यूके मींस इंग्लैंड का है बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड किंगडम, यूके मींस इंग्लैंड, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड। स्वीडन का है स्वेरिज रिक्स बैंक। फ्रांस का है बैंक ऑफ फ्रांस। जापान का है बैंक ऑफ जापान और ऑस्ट्रेलिया का है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप देख लीजिए, इसमें सबसे हार्ड नाम जो है जर्मनी के लिए है और सेकंड नंबर पर स्वीडन के लिए। जर्मनी और स्वीडन के सेंट्रल बैंक्स का नाम हार्ड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास, हमने कहा हमारे रिजर्व बैंक, हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में अब पढ़ेंगे। तो पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेफिनेशन देखा जाए। तो स्टूडेंट्स, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज सेंट्रल बैंक। हर कंट्री के पास उनका सेंट्रल बैंक है और सेंट्रल बैंक एक ही होता है, विच इज एट द अपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में वो क्या होता है? सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है। करेक्ट है। तो आपको अलग अलग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक अभी अभी दिखाए गए, वो अपने अपने कंट्री में क्या है? सर्वोपरि हैं, अपेक्स हैं। इट इज इंटरेस्टेड, इस पर अति विश्वास किया जाता है, मतलब पूरा विश्वास किया जाता है इस बैंक पर, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग ऑफ द मनी मार्केट इन द कंट्री। तो मनी में जितना जो भी कंट्री के अंदर मनी प्रिवेलिंग है, फैला हुआ है, प्रसार है, उसके कंट्रोल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक का ही अधिकार होता है। सेंट्रल बैंक ही उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तो सेंट्रल बैंक जो है, हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो पूरे मनी मार्केट को क्या है? कंट्रोल करता है इन ईच एंड एवरी कंट्री। देखते हैं बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ये हम लोगों को पूरी तरह से पता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। आरबीआई वॉज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। तो हिल्टन यंग जो हैं, इनके कहने पर, इनके परामर्श पर आरबीआई को जन्म दिया गया, आरबीआई को स्थापित किया गया। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? आरबीआई वॉज सेटअप, आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मतलब होता है स्टूडेंट्स परामर्श पर, ठीक है, उनके कहने पर। उनके कहने पर, किसके कहने पर? हिल्टन यंग कमीशन। ये जो पिक मैं दिखा रहा हूं, आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर। तो हिल्टन यंग ने हमें परामर्श दिया कि आरबीआई सेंट्रल बैंक होना चाहिए, उसे स्टैब्लिश करना चाहिए। तो ये आरबीआई जो है स्टैब्लिश किया गया 1934 में। आरबीआई एक्ट बना, पहले आरबीआई एक्ट बना
कि आरबीआई क्या होगा, उसके रूल रेगुलेशन क्या होंगे, उसका पावर एंड कंट्रोल क्या होगा, वो आरबीआई एक्ट में लिखा गया। तो आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा गया। उसके बाद उसके हिसाब से प्रोवाइड्स द स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बैंक। तो उसके हिसाब से बैंक को कानूनी अधिकार दिए गए। क्या लिखा गया है? द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 प्रोवाइड्स द स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बैंक। तो हर बैंक का कानूनी अधिकार क्या होगा, उस एक्ट में लिखा गया। और बाद में आरबीआई कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935। और फिर एक साल बाद 1934 में एक्ट बना और उसके एक साल बाद आरबीआई फंक्शन मतलब कार्यरत हो गया, काम करने लगा 1 अप्रैल 1935, मतलब एक साल बाद, एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक। और इसकी सीमा उस टाइम क्या थी? लिमिटेड थी। प्राइवेट शेयर होल्डर्स का उसमें दबदबा था। लेकिन स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। तो 1935 में प्राइवेट शेयर होल्डर्स के तहत ये बैंक काम कर रहा था। लेकिन 1 जनवरी 1949 को ये नेशनलाइज हो गया, मतलब पूरे देश को कवर कर लिया, पूरे देश को कंट्रोल करने लगा और इसके पावर्स क्या हैं, बढ़ा दिए गए। It is the most important constituent of the money market। तो ये मनी मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप डेट पर जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। आरबीआई एक्ट कब बना? 1934 में। आरबीआई एक्ट के तहत ऑपरेशन करने लगा, मतलब कार्यरत हो गया आरबीआई 1 अप्रैल 1935 से। और नेशनलाइज कब हुआ आरबीआई? नेशनलाइज हुआ 1 जनवरी 1949 को। इन डेट्स के गैप को अगर आप देखेंगे तो आप जीवन के कुछ सिद्धांतों से उसे लिंक कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आरबीआई एक्ट 1934 में बना, स्टार्टिंग 1934 में हुई, उसकी सोच जो है 1934 में स्थापित की गई। तो इसी तरह से मान लीजिए जब किसी बच्चे को जन्म देना होता है, जब किसी बच्चे को जन्म देना होता है, तो अगर सोच उसकी रखी गई 1934 में, तो उस बच्चे को जन्म लेने में कम से कम एक साल तो लग जाता है। अराउंड एक साल बच्चे को जन्म लेने में लग जाता है। और उस बच्चे को महान बनने के लिए, पूरे देश के लिए आदर्श बनने के लिए 14 साल लग जाते हैं। 14 साल, 14 ईयर्स लग जाते हैं, तब वो बच्चा क्या है, आगे चलकर महान बनता है। तो इसी तरह से आप डेट्स को अगर चेक कीजिए, 1934 में अगर किसी बच्चे के लिए सोच रखी गई तो उसका जन्म अराउंड 1935, मतलब एक साल के अंदर हो जाएगा, एक साल के अंदर जन्म हो जाएगा। और उस बच्चे को महान बनने के लिए, मतलब नेशनलाइज, पूरे देश के अपेक्स लेवल पर पहुंचने के लिए उसे 14 साल लगेंगे। तो 35 में 14 ईयर्स प्लस कीजिए, 35 में 14 साल प्लस कीजिए, तो वो आपका बनता है 1949। तो इस तरह से आप डेट याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। आरबीआई एक्ट बनाया गया 1934 में, और आरबीआई जो है ऑपरेशन करने लगा एक साल के अंदर, मतलब 1935 में, और महान बना मतलब नेशनलाइज्ड हो गया 1949 में। तो इस तरह से आपको ईयर्स याद रखने में मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमें देखना है डेफिनेशन, पॉपुलर डेफिनेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो यहां पर दो लोगों ने डेफिनेशन दिया है। पहले हम देखेंगे एमएच डी कॉक का डेफिनेशन। एमएच डी कॉक का ये पिक आपको दिखाया जा रहा है। एमएच डी कॉक ने डेफिनेशन दिया, सेंट्रल बैंक इज वन which constitutes the apex of the monetary and banking structure of the country। तो कंट्री का मतलब देश का जो भी मनी और बैंकिंग सिस्टम है, उसके अंदर जो सर्वोपरि सबसे ऊंचा, अपेक्स मतलब सर्वोपरि सबसे ऊंचे स्थान पर जो इंस्टीट्यूट होगा,
उसे ही हम क्या कहेंगे, सेंट्रल बैंक कहेंगे। तो सेंट्रल बैंक वो संस्था है, वो इंस्टीट्यूट है जो देश का मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत सर्वोपरि अपेक्स इंस्टीट्यूट होता है। इसी तरह से डब्ल्यू ए शॉ का पिक आपको दिखाया जा रहा है। इन्होंने अपना एक छोटा सा डेफिनेशन दिया, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट। सेंट्रल बैंक वो बैंक है जो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे तो ही देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर कंट्रोल होगा, देश में इक्वालिटी आएगी। तो इन्होंने कहा है कि सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट। जैसे आप कोरोना में देखिए, आपकी अगर लोगों के पास पैसे कम हो गए हैं तो लोगों को गवर्नमेंट ने क्या है, उनके खाते में पैसे भेजे, और मार्केट में अगर पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो लोगों के पास से पैसे कम करने पड़ेंगे। तो मनी के ऊपर कंट्रोल करना मतलब क्रेडिट के ऊपर कंट्रोल करना। तो जो इंस्टीट्यूट क्रेडिट के ऊपर कंट्रोल करेगा उसे सेंट्रल बैंक कहा जाएगा, ऐसा डब्ल्यू ए शॉ ने कहा। तो इनका स्टेटमेंट है, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे लिए सेंट्रल बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके फंक्शंस को अब हम जरा देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आरबीआई के फंक्शंस हैं वो हमारे पास 8 हैं। 8 फंक्शंस आर देयर। तो पहले उनके हेडिंग्स हम देख लेते हैं, बाद में उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती क्या है, उसके क्या अधिकार हैं, क्या पावर्स हैं। ठीक है, तो 8 पॉइंट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है इशू ऑफ करेंसी नोट्स, सेकेंड बैंकर टू द गवर्नमेंट, थर्ड बैंकर्स बैंक, फोर्थ custodian of foreign exchange reserve, fifth controller of credit, sixth collection and publication of data, seventh promotional and developmental functions, and eighth है आपके पास other functions। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन शुरू किया जाए। तो यहां पर पहले हम देखेंगे इशू ऑफ करेंसी नोट्स। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, भारत में नोट कहां और कैसे छपते हैं। तो भारत में जो नोट हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को ही छापने का अधिकार है। तो आप जानते हैं कि पहला फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्या है, इशू ऑफ करेंसी नोट्स मतलब नोट्स को छापना। तो करेंसी नोट्स को कैसे छापा जाता है, एक्स्ट्रा छाप सकते हैं कि नहीं, कम ज्यादा कैसे सोच बनती है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। और स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भी नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। तो हम पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। इशू ऑफ करेंसी नोट्स, आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स। तो आरबीआई के पास ही सिर्फ अधिकार है, अकेले आरबीआई के पास अधिकार है कि वो करेंसी नोट्स छाप सकता है। ठीक है, ऑल द डिनोमिनेशंस, तो जितने भी डिनोमिनेशंस मतलब 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए के, 2000 रुपए के, जितने भी करेंसी नोट्स हैं सारे नोट्स कौन छापता है, आरबीआई, और कोई नहीं छाप सकता। लेकिन आरबीआई 1 रुपए का नोट और सिक्का नहीं छापता। बैलेंस रखने के लिए इन लोगों ने डिवाइड किया है कि आरबीआई जो है वो सिर्फ क्या करेगा, सारे नोट तो छापेगा लेकिन 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का नहीं छापेगा। तो 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का कौन छापता है, फिर भारत सरकार। आप अगर 1 रुपए के सिक्के या 1 रुपए के नोट पर देखेंगे तो भारत सरकार लिखा रहेगा, और बाकी सब पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहेगा। ठीक है, तो अब बताइए बेटा, ये जो नोट हैं वो मनमानी आरबीआई छाप सकता है क्या, नहीं। उसके लिए सिस्टम बनाया गया है। तो जो सिस्टम बनाया गया है, जो रूल बनाया गया है नोट छापने के लिए, उसे हम कहते हैं एज पर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ 1957 आरबीआई। तो एक सिस्टम बनाया गया है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम।
57 1957 में मिनिमम रिजर्व सिस्टम बनाया गया। उसके अंदर कहा गया कि आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, मतलब आरबीआई को मेंटेन करना पड़ेगा मिनिमम गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ रुपीज 200 करोड़। मतलब अगर आरबीआई को 200 करोड़ के करेंसी नोट्स छापने हैं, 200 करोड़ के करेंसी नोट अगर प्रिंट करने हैं आरबीआई को, तो पहले आरबीआई को कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा। मतलब साइड में कुछ रिप्रेजेंटेटिव रिजर्व्स रखने होंगे। जैसे कि 115, मतलब 200 करोड़ में 115 करोड़ क्या होना चाहिए, कम से कम गोल्ड होना चाहिए। गोल्ड कम से कम 115 करोड़ का आप रिजर्व रखिए। एंड रिमेनिंग 85, मतलब 200 में से 115 करोड़ गोल्ड हो गया तो बचता है 85 करोड़। तो 85 करोड़ का आपके पास क्या होना चाहिए, फॉरेन करेंसी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो स्टूडेंट्स, मार्केट में मनी कहीं ज्यादा प्रिंट करके पंप ना हो जाए, इसलिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम बनाया गया 1957 में। वो सिस्टम क्या कहता है, अगर आपको 200 करोड़ का नोट छापना है तो ठीक है, चलेगा, छापिए। लेकिन छापने से पहले आपको सामर्थ्य दिखाना पड़ेगा कि आपके देश के पास उतनी शक्ति है कि वो छाप सकता है, इतनी उसने शक्ति, इतनी उसने डेवलपमेंट, इतना प्रोग्रेस कर लिया है। तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, आपको 115 करोड़ का क्या है, गोल्ड साइड में रखना होगा और 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखना होगा। जब 115 और 85 मिलाकर 200 करोड़ का आप रिजर्व रख लोगे, तब 200 करोड़ का आप नोट प्रिंट कर सकते हो। ये कुछ इस तरह है बेटा, जैसे आपके घर में आप पप्पा से क्या है, मोबाइल मांगते हो, आप बाइक मांगते हो। तो अगर पप्पा आपसे अटूट प्यार करते हैं तो जैसे ही आप मोबाइल मांगोगे आपको मोबाइल लाकर दे देंगे, जैसे ही आप बाइक मांगोगे आपको बाइक लाकर दे देंगे। तो इससे क्या होगा, आप केयरलेस हो जाओगे। आप सोचोगे कि सभी चीजें फुकट में आसानी से मिल जाती हैं, तो आप मेहनत करना छोड़ दोगे, स्टडी करना छोड़ दोगे और सोचोगे कि पैसा बहुत ही आसानी से आता है, पैसे पेड़ पर उगते हैं, आप ऐसा सोचोगे। तो जो जागरूक पेरेंट्स रहते हैं वो क्या बोलते हैं, बेटा मोबाइल चाहिए ना आपको, तो मोबाइल मैं आपको देता हूं, लेकिन 10th में आप 85 या 90 के ऊपर परसेंटेज लाकर दिखाइए। तो बच्चे के एबिलिटी के हिसाब से पिताजी एक टारगेट रख देते हैं कि आप 85% के ऊपर 10th में अपना रिजल्ट लाकर दिखाइए, आपको जो मोबाइल चाहिए वो मैं दे दूंगा। तो अब बच्चा क्या करता है, 85% के ऊपर लाता है, तो अब उसका हक बनता है, आप मोबाइल उसको खुशी खुशी दे सकते हो। और उसका क्या है, ये हक है स्टूडेंट, क्योंकि उसने अपने आप को उतना डेवलप कर लिया है, उतना अपने आप को विकसित कर लिया है, उतना अपने आप को स्थापित कर लिया है, तो उसे मोबाइल दिया जा सकता है। अब आप बाइक मांग रहे हो तो पापा बोलेंगे ओके मैं देता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, कॉलेज में, डिग्री में आपको 80 अप लाकर दिखाना है। तो अगर आप 80 अप लाकर दिखाते हो तो आपकी योग्यता साबित हो गई, आपकी योग्यता साबित हो गई तो आपको बाइक दिया जा सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर देश की योग्यता है, रिजर्व है, तो वो करेंसी नोट छापे, उसका वैल्यू होगा। बिना मतलब अगर छापते जाएंगे तो उसका वैल्यू नहीं होगा, आपके देश की करेंसी का फॉरेन करेंसी के सामने वैल्यू घटता जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक स्कूल में ऐसे होता है कि पेपर बहुत ही कड़ाई से चेक किया जाता है, एक एक शब्द चेक करके आपको मार्क्स दिए जाते हैं, बड़े ही कठोरता से पेपर चेक किया जाता है। और दूसरे स्कूल में क्या है, पेपर पहले ही लीक हो गया, एग्जाम में लिखते टाइम भी आपने कॉपी मार के लिखा, और एग्जामिनर जो है, जो पेपर साइन कर रहा है, वो आसानी से ही फटाफट साइन करते हुए मार्क्स फेंकते जा रहा है, देते जा रहा है। तो पहले स्कूल में अगर 60 मार्क आपको मिला है
और दूसरे स्कूल में आपको अगर 90 मार्क्स मिला है तो आप ये कहोगे कि 60 मार्क वाला स्टूडेंट अच्छा है, 90 मार्क्स वाला स्टूडेंट अच्छा नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से तो 90 मार्क्स वाला स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं, जो पीछे की कहानी है, जो योग्यता की कहानी है, जो मार्क्स दिया गया है, उसका जो सिस्टम है उसके हिसाब से कहा जाएगा कि 60 मार्क्स वाला स्टूडेंट क्या है, अच्छा है, बेटर है, मजबूत है। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स आप मार्क्स फेंकते जाओगे, बिना मेहनत के मार्क्स दे दोगे, बिना योग्यता के दे दोगे, तो उस मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं होगा। वैसे ही करेंसी नोट्स अगर आप बिना योग्यता के, देश की योग्यता नहीं है, रिजर्व नहीं है, ऐसे ही प्रिंट करते जा रहे हो, तो आपके नोट की कोई वैल्यू नहीं होगी। करेक्ट है स्टूडेंट्स? तो होप यू अंडरस्टूड फ्रॉम दीज टू एग्जाम्पल्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपके देश को अगर 200 करोड़ का नोट छापना है तो उसे गोल्ड रखना होगा रिजर्व में, और फॉरेन करेंसीज रखनी होंगी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी होगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स आते हैं, ये नाम याद रखिए बेटा। गोल्ड रखना होगा रिजर्व में, फॉरेन करेंसी रखनी होगी रिजर्व में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी होगी। 200 करोड़ का नोट छापना चाहते हो तो गोल्ड, एटलीस्ट गोल्ड कितना होना चाहिए, 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए आपके पास, और बचा फॉरेन करेंसी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिलाकर 85 करोड़ होना चाहिए। तो 115 करोड़ और 85 करोड़ मिलाकर आपका 200 करोड़ हो जाता है। अगर इतना रिजर्व आप रख लेते हो, इतना योग्यता आप प्राप्त कर लेते हो, तो आप 200 करोड़ के नोट छाप सकते हो। तो इस तरह से आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, आरबीआई के पास नोट छापने का, नोट प्रिंट करने का पावर है, लेकिन कंट्रोल्ड है। ठीक है, उसके ऊपर लिमिट है। ठीक है, तो आरबीआई हैज कंट्रोल्ड पावर टू इशू करेंसी नोट्स। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने खत्म किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी इसके अंदर, आप ये याद रखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन स्टूडेंट्स, अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट को भी पैसा कौन दे सकता है, आरबीआई। गवर्नमेंट को फिनांस कई जगहों से मिलते हैं, लेकिन आरबीआई भी गवर्नमेंट को मदद कर सकता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स देखते हैं फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक का दूसरा पॉइंट जो है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो आरबीआई गवर्नमेंट को भी पैसे दे सकती है, फाइनेंशियली मदद कर सकती है। वर्डिंग्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर। आरबीआई बैंक का काम करता है। आपका बैंक भाई आपके एरिया में है, आपका बैंक हो सकता है बैंक ऑफ इंडिया है, आपका बैंक हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपका बैंक हो सकता है कारपोरेशन बैंक है, आपका बैंक हो सकता है कैनरा बैंक है। तो कई बैंक हैं, ये आपके लिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए जो बैंक है वो कौन है, आरबीआई है। गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो लोकल बैंक से नहीं लेगा, डायरेक्टली आरबीआई से लेगा। तो आरबीआई बैंक है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो वर्डिंग आगे पढ़ी जाए। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर। एजेंट मतलब गवर्नमेंट का कार्य अगर करना है तो आरबीआई करके देती है। एक तो गवर्नमेंट को पैसे देती है जरूरत पड़ने पर, मतलब बैंकर है। दूसरा, देखिए बेटा, गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत सारे हैं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को पेमेंट अगर करना है तो गवर्नमेंट खुद जाकर नहीं करेगी, उसका काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा। आरबीआई एजेंट की तरह काम करेगा, उसका कोई काम है तो वो बीच में आकर उसे हैंडल करेगा, संभालेगा। और एडवाइजरी मतलब फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स पर काफी इंपॉर्टेंट जो जानकारियां हैं, जो एडवाइस है, जो सुझाव है, वो आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट को देगा। जैसे कोरोना में अब फिनांस को कैसे मेंटेन किया जाए, किस तरह से स्टेप्स लिए जाएं, वो गवर्नमेंट को समझने में मदद किया किसने, आरबीआई ने। तो आरबीआई कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज हो तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को मदद करती है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए तीन तरह से काम करता है, बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजरी। बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजरी। पहले के जमाने में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, राजा हुआ करते थे। राजा अगर इतना पावरफुल नहीं है तो उसे मदद करता था महामंत्री। महामंत्री का काम यही होता है अपने राजा को
पैसे मतलब राजा का खजाना कम ना हो, ध्यान दिया जाए। राजा का सपोर्ट किया जाए, सहयोग किया जाए, मतलब एजेंट की तरह काम किया जाए। और एडवाइजरी मतलब राजा को सलाह दिया जाए। तो राजा जो महाराजा हैं वो हमेशा महामंत्री से क्या है, सुझाव लेते रहते हैं। तो आप जान गए जिस तरह से पुराने जमाने में महाराजा के लिए महामंत्री काम करते थे, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए आरबीआई कार्य करता है। तो आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। It transacts the business of both the central and state government। आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ट्रांजेक्शन्स देखता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी ट्रांजेक्शन्स देखता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का पैसा संभाल कर रखना है तो संभाल कर रखेगा, उनके सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी देना है तो उस संभाले हुए रिजर्व में से, डिपॉजिट में से गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी भी दे सकता है। It accepts money as well as make payments on behalf of government। तो बताया गया आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक के ओर से पैसे जमा रखता है और उनके खर्चों को फाइनेंस करता है। It also undertakes the management of public debts। तो पब्लिक डेब्ट्स जैसे सरकार ने क्या है, आईएमएफ से कर्जे लिए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्जे लिए हुए हैं, तो उनको समय समय पर इंटरेस्ट चुकाना, उनका लोन रिटर्न करना, ये ध्यान कौन देगा, आरबीआई देगा। इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। और कई फाइनेंशियल मुद्दों पर, वित्तीय मुद्दों पर हमेशा आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट को मदद करता रहता है। ओके स्टूडेंट, सो फाइनली हम लोगों ने देखा पब्लिक डेब्ट मतलब आप जानते हैं जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेता है गवर्नमेंट, उसे आरबीआई ही हैंडल करता है। इंटरेस्ट चुकाना हो या लौटाना हो, रीपेमेंट करना हो या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करना हो, आरबीआई ध्यान देता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से भी हम पब्लिक डेट ले सकते हैं, आईएमएफ से भी ले सकते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है ये फाइनेंस उपलब्ध करा रहा है किसको, गवर्नमेंट को। तो अगर गवर्नमेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंस मार्केट उसे चाहिए, तो आरबीआई फाइनेंस मार्केट के तौर पर, मनी मार्केट के तौर पर सरकार को, गवर्नमेंट को मदद करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देख लिया आरबीआई जो है गवर्नमेंट का बैंक है, मींस बैंकर टू द गवर्नमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट नोट के लिए भी पूछा जा सकता है। ओके, तो आरबीआई किसका बैंक है, सरकार का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। और सरकार को किस तौर से काम करके देता है, बैंकर की तरह एक्ट करता है, एजेंट की तरह और एडवाइजर की तरह। और ये दोनों गवर्नमेंट को हेल्प करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनके मनी को एक्सेप्ट करता है, एज वेल एज उनकी ओर से गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पेमेंट करता है। और अगर सरकारी कर्जे हैं वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से तो उनको इंटरेस्ट चुकाएगा और उनके लोन का टाइम टाइम पर रीपेमेंट भी करेगा। तो इस तरह से आरबीआई जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट है। चलिए स्टूडेंट थर्ड फंक्शन देखते हैं। थर्ड फंक्शन, आपके पास इतने सारे बैंक हैं, तमाम बैंक हैं आपके पास, तो इन सब बैंकों पर लगाम कसने का काम, इन सब बैंकों को कंट्रोल करने का काम किसका है, आरबीआई का। आरबीआई जो है हर बैंक को कंट्रोल करके रखता है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आप रोज लाइन लगाकर पैसा जमा करके आते हैं अपने बैंकों में, वो बैंक पैसा अपने पास नहीं रखता है, हर बैंक पैसा ट्रांसफर कर देता है, आगे बढ़ा देता है, कहां पर, आरबीआई में। तो आप देखते हैं कभी कभी रोड पर एक एकदम पैक वैन आती है जिसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स भी गन लेकर बैठे रहते हैं। तो हर दिन वो वैन आती है और कमर्शियल बैंक का सारा पैसा उठाकर आरबीआई के यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जानते हैं कि हर कमर्शियल बैंक पर लगाम कसने का काम, कंट्रोल करने का काम किसका है, आरबीआई का। तो थर्ड फंक्शन देखा जाए स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थर्ड है बैंकर्स बैंक। मतलब आरबीआई जो है वो बैंकों का भी बैंक है, बैंकों का भी बैंक है। मतलब किसी भी बैंक को अपना पैसा जमा करना है, डर रहे हैं वो अपने पास नहीं रख पाते हैं, तो वो आरबीआई के पास भेज देते हैं। आप अपने घर में पैसे रखने से डरते हो चोरी हो जाएगा या परिवार का ही कोई चुरा लेगा या
कोई आकर लूट लेगा, मार देगा, तो आप पैसे कहाँ जमा करते हो? अपने अपने बैंक में जमा करते हो और निश्चिंत हो जाते हो। वैसे ही हर बैंक अपना पैसा जमा करता है आरबीआई में, और वहां पर जमा करने के बाद निश्चिंत हो जाता है। तो बैंकों का पैसा किस बैंक में जमा होता है? आरबीआई में। तो आरबीआई को कहा गया है बैंकर्स बैंक। आरबीआई एक्सरसाइजेज स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक्स। तो आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने का स्टैट्यूटरी कंट्रोल, मतलब स्टैट्यूटरी मतलब होता है लीगल, कानूनी। तो कानूनी पावर है आरबीआई के पास, कानून ने पावर दिया है आरबीआई को कि आप हर कमर्शियल बैंक को कंट्रोल कर सकते हो। All scheduled banks are compulsorily required to maintain a certain minimum of cash reserve with the RBI against their demand and time liabilities। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आप कमर्शियल बैंक में ले जाकर पैसे जमा करते हैं, तो जो आप पैसे जमा करते हैं उसमें दो टाइप का आप जमा करते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के अंदर आता है करंट डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट में आता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जब आप डिमांड करोगे तब आपको पैसे मिल जाते हैं बैंक से। जब आप एटीएम में डालोगे, एटीएम से पैसे निकालोगे, आपको मिल जाएंगे। चेक फाड़ कर दोगे, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो उसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट वो होता है जो एक समय के बाद, एक एग्रीमेंट समय के बाद, एग्रीड समय के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो, उसे टाइम डिपॉजिट कहते हैं। टाइम डिपॉजिट के अंदर रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट आता है। रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। तो स्टूडेंट्स वापस से, आप जो भी कमर्शियल बैंक में, आप जो भी अपने बैंक में जाकर पैसे जमा करते हैं वो दो टाइप का होता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के अंदर दो आते हैं, कमर्शियल बैंक सॉरी डिमांड डिपॉजिट में दो आते हैं, एक है आपका सेविंग अकाउंट और एक है आपका करंट अकाउंट। इसके बाद में टाइम डिपॉजिट में दो आते हैं, एक है आपका रिकरिंग डिपॉजिट और एक आपका फिक्स डिपॉजिट। तो ये सारे पैसे जो आते हैं, इसमें से एक हिस्सा आरबीआई के पास पहुंचाना पड़ता है। आरबीआई के पास वो हिस्सा आप पहुंचाएंगे तो कभी भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो आरबीआई आपको हेल्प करती है, मतलब कमर्शियल बैंक को हेल्प करती है। तो आप पैसा जमा करते हैं कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक वो पैसा जमा कर देता है आरबीआई में, और आरबीआई को आप जब बोलोगे, मतलब कमर्शियल बैंक जब बोलेगा कि ये बैंक को पेमेंट कर दीजिए हमारे तरफ से, वो बैंक को पेमेंट कर दीजिए, तो आरबीआई कर देता है। ठीक है। और अगर आरबीआई को कभी अगर कमर्शियल बैंक को कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उन्हें हेल्प करता है कौन? आरबीआई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ इलिजिबल बिल्स। इलिजिबल बिल्स मतलब बेटा बिल्स रिसीवेबल। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आपने पढ़ा है बिल्स रिसीवेबल। अगर बिल्स रिसीवेबल आपके पास कोई है जिसका पैसा 3 महीने बाद मिलने वाला है, 3 मंथ, 3 महीने बाद मिलने वाला है, लेकिन आपको तुरंत चाहिए, तो आप कहां चले जाते हो? कमर्शियल बैंक में। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, मान लीजिए 10,000 का बिल है, तो 1,000 काट लेता है, 1,000 काट के आपको 9,000 दे देता है। उसके बाद ये बिल क्या है, कमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रखता है, आरबीआई को दे देता है। तो आरबीआई क्या करता है, वो बिल को क्या करता है, रख लेता है अपने पास, लेकिन 10,000 का बिल लेकर 1100 मान लीजिए कमर्शियल बैंक को दे देता है। 1100 कमर्शियल बैंक को दे देता है। तो इसके अंदर कमर्शियल बैंक का फायदा क्या हुआ, इसने 1,000 रुपए, इसने क्या है 1,000 रुपए कट करके 9,000 दिया था, लेकिन आरबीआई जो है सिर्फ 900 कट करेगा बेटा, 900 कट करेगा। मान लीजिए 900 कट करके 9,100 कमर्शियल बैंक को दे देगा। तो कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट कितना हुआ, 100, 100 इसको प्रॉफिट हो गया। वापस से मैं फास्ट बता देता हूं और रिवीजन, लेट्स चेक। एलिजिबल बिल्स मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल। आपके पास बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है और 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा, लेकिन आपको पैसा तुरंत चाहिए, तो आप कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, 10,000 का बिल देकर आप 9,000 लेकर आ जाते हैं। मतलब बैंक, कमर्शियल बैंक 1,000 रुपए काट लेता है और आपको 9,000 ही देता है।
अब ये कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, बिल अपने पास नहीं रखते हैं, आरबीआई के पास पहुंचा देते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, 9,000 मतलब आपका 9,000 कितना हो गया, 10,000 में से मतलब सिर्फ आरबीआई काटता है 900 ही काट कर 9,100 दे देता है किसको, कमर्शियल बैंक को। 900 काट कर अगर 9,100 कमर्शियल बैंक को दिया, तो अब चेक कीजिए, कमर्शियल बैंक ने आपको 9,000 ही दिया था, लेकिन आरबीआई से 9,100 मिल गया। तो जो 100 है वो कमर्शियल बैंक का क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा। तो इस तरह से एलिजिबल बिल्स को डिस्काउंट मतलब रीडिस्काउंट, कमर्शियल बैंक ने डिस्काउंट किया और रिजर्व बैंक ने वापस डिस्काउंट किया, तो उसे रीडिस्काउंट कहते हैं। तो रीडिस्काउंट करके कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियली मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि आरबीआई प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब रुपए पैसे के हिसाब से मदद करता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल बिल्स को डिस्काउंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया रहेगा। कमर्शियल बैंक ने दिया था 9,000 आपको, लेकिन आरबीआई से उसे 9,100 मिल गया, मतलब 100 रुपए क्या है आरबीआई का, सॉरी कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट है। Loans and advances are also provided against approved securities. अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए या एडवांस चाहिए, जैसे आपको लोन या एडवांस चाहिए तो आप कमर्शियल बैंक से लोन उठाते हैं, आप अपने घर का पेपर या बाइक का पेपर या गोल्ड वगैरह रिजर्व रख के लोन प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से कमर्शियल बैंक को अगर लोन चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो वो भी अपने क्या है, सिक्योरिटीज देकर, सिक्योरिटीज अप्रूव्ड मतलब गिरवी रखकर, अपने सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर लोन या फिर एडवांसेस आरबीआई से प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा बेटा, हर बैंक का भी बैंक है कौन, आरबीआई, बैंकर्स बैंक। तो आपको मैंने यहां पर बताया कि सारे कमर्शियल बैंक का पैसा कहां पर जमा होता है, आरबीआई में। कमर्शियल बैंक को अगर पैसे की जरूरत है तो किससे लेगा, आरबीआई से। कमर्शियल बैंक को अगर बिल्स को रीडिस्काउंट करना है तो किसके यहां से कराएगा, आरबीआई के यहां से। तो आपके लिए जैसे कमर्शियल बैंक काम करते हैं, वैसे ही कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई काम करता है। तो फाइनली हमें समझ में आ गया कि आरबीआई क्या है, बैंकर्स बैंक है, मतलब बैंकों का भी बैंक है। ओके, ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट किया हमने। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं बेटा। आपको यहां पर बताया गया इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इसके अंदर, कैश रिजर्व, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, असिस्ट करता है और एलिजिबल पेपर्स को डिस्काउंट करता है। लोन्स एंड एडवांसेस को भी ये क्या है, उपलब्ध कराकर देता है आरबीआई। चलिए, बाहर देश की जितनी भी करेंसी है हमारे पास, हमारे देश के पास टोटल जितनी भी फॉरेन करेंसी है, उनकी पहरेदारी, उनकी रखवाली करनी पड़ेगी ना। फॉरेन करेंसी हमारे पास बहुत ज्यादा है, करोड़ों में है, अरबों में है, तो उसकी रखवाली कौन करेगा, उसकी वॉचमैनी कौन करेगा, उसका देख रेख कौन करेगा। तो जो रखवाली करने का काम है, देख रेख करने का काम है फॉरेन करेंसीज का, वो कौन करता है, आरबीआई करता है। तो चेक कीजिए, फोर्थ फंक्शन देख रेख करना है, कस्टोडियन रखवाली करना है। तो चौथा फंक्शन आपका बनता है आरबीआई के लिए, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब रखवाली करता है फॉरेन मतलब बाहर देश के जितने भी एक्सचेंज है, रुपए हैं वो। तो आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितने भी हैं उसकी रखवाली करता है। इट हैज इन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज रुपी एज वेल एज इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी। तो बाहर देश के एक्सचेंज, बाहर देश की जो करेंसी है उसके कंपेयर में आपके रुपए की वैल्यू कम ना हो जाए, ये ध्यान देना आरबीआई का काम है। आरबीआई ऑल्सो अंडरटेक्स टू बाय एंड सेल द करेंसीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। तो आईएमएफ जो वर्ल्ड बैंक है, उसके अंदर जितने भी कंट्रीज मेंबर हैं, उनके फॉरेन करेंसीज को लेना और लौटाना, ये काम आरबीआई करता है। तो हर एक बैंक फॉरेन करेंसी नहीं ले सकता, फॉरेन करेंसी को रुपीज में चेंज करके नहीं दे सकता।
तो ये आरबीआई का काम है कि फॉरेन करेंसीज को संभाल कर रखे, फॉरेन करेंसीज को जब रुपीज में चेंज करना है तो रुपीज में चेंज करके दे, अगर रुपीज को फॉरेन करेंसी में चेंज करना है तो फॉरेन करेंसी में चेंज करके दे। इस तरह से आरबीआई का कनेक्शन आईएमएफ से होता है, और जो भी मेंबर आईएमएफ के अंदर डिपॉजिट करते हैं, मेंबर हैं, उनसे संपर्क बनाकर रखता है कौन? आरबीआई। तो बाहर देश की जितनी भी करेंसी है उनकी रक्षा करता है, रखवाली करता है। कस्टोडियन मतलब रखवाली करने वाला, मतलब संरक्षक, मतलब बॉडीगार्ड। तो आरबीआई बाहर के एक्सचेंज का बॉडीगार्ड है। बाहर के एक्सचेंज कौन कौन से बेटे? ये किसका साइन है? डॉलर का। ये किसका साइन है बेटा? पाउंड का, पाउंड। और ये कौन सा है? स्टर्लिंग का साइन है। तो डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग, ये सारे जो है हमारे देश के पास बहुत सारे हैं। तो इनका जो रखवाली करने का काम है, इनको जो संभाल कर रखने का काम है, वो कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई ध्यान देता है इन सभी करेंसीज के तुलना में हमारा रुपीज पीछे ना हो जाए, तो रुपीज को मजबूती प्रदान करता है, बाहर की करेंसीज के कंपेयर में अपने करेंसी को स्टैब्लिश करके रखता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का काम करता है कौन? आरबीआई। चलिए बेटा फिफ्थ फंक्शन देखते हैं। फिफ्थ है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट के ऊपर कंट्रोल करना, मतलब लोगों के पास या फिर मार्केट में पब्लिक के पास कितने पैसे पहुंच रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना। अभी लोन पर लोन आसानी से लोगों को अगर मिल जाए, तो लोन अगर मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। तो लोगों को लोन जो है लिमिटेड रेट पर मिले। जिस तरह से आप जानते हैं कि प्याज, कांदा अगर सस्ते में दिया जाए तो सबको नहीं मिल पाएगा, इसलिए कांदे का भाव क्या है, कभी बढ़ाया जाएगा कभी गिराया जाएगा, ताकि जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे डिमांड को मैच किया जा सके। तो इसी तरह से देश में जितना भी पैसा है वो लोन के रूप में सही मात्रा में लोगों तक पहुंचे, इसलिए क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई का है। तो आरबीआई क्रेडिट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे कंट्रोल करता है देखा जाए तो फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पांचवा है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत हम देखते हैं एज अ सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। आरबीआई क्या है? सुप्रीम है, सर्वोपरि है। तो सुप्रीम बैंक है कौन? आरबीआई। आरबीआई सब बैंकों का राजा है। ठीक है, RBI has the power to influence the volume of credit created by the commercial bank। जितने भी कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करते हैं उसके ऊपर ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, जैसे आपको पॉकेट मनी मिलता है घर से, तो पॉकेट मनी एक कंट्रोल रूप से दिया जाता है कि आपको कम भी ना पड़े और एक्स्ट्रा भी ना हो। कम पड़ेगा तो आपको तकलीफ होगी, एक्स्ट्रा रहेगा तो आप नशा करने लगेंगे, आप लेजी, आलसी हो जाएंगे, काम पर ध्यान नहीं देंगे, ऐशो आराम पर ध्यान देने लगेंगे। तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो कमर्शियल बैंक के क्रेडिट पर कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई अपना इन्फ्लुएंस मतलब अपना दबदबा बनाकर रखता है किस पर? कमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट पर। कमर्शियल बैंक के क्रेडिट पर अपना दबदबा बनाकर रखता है। इट ऑल्सो मॉनिटर्स, ये हमेशा देखते रहता है, ध्यान देता है, सुपरवाइज करता है। तो आरबीआई सुपरवाइज करता है द पर्पज ऑफ यूज ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट किस लिए दिया जा रहा है उसके ऊपर ध्यान देता है, मतलब अच्छे कामों के लिए, विकासशील कामों के लिए ही लोन देना चाहिए, फालतू कामों के लिए नहीं। जैसे एग्रीकल्चरल काम के लिए लोन दे रहे हैं तो ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए लोन दे रहे हैं तो ठीक है, होम लोन दे रहे हैं तो ठीक है। इंटरटेनमेंट के लिए लोन नहीं दिया जाएगा, सही जगह पर लोन पहुंचना चाहिए, उस पर भी आरबीआई ध्यान देता है। तो कंट्रोल करने के लिए इसके पास दो मेथड है बेटा। पहला मेथड कहलाता है क्वांटिटेटिव मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान दीजिए। क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड में होता है पहला बैंक रेट, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा कैश रिजर्व रेशियो, और चौथा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये हथकंडे हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपको मार्क्स देने के लिए
आपको रिटन मार्क्स मिलता है, लिखने पर पेपर लिखते हैं तो उसको रिटन मार्क्स कहते हैं। आपको ओरल का मार्क्स मिलता है, आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स मिलता है। तो आपकी पढ़ाई पर कंट्रोल करने के लिए आपको 3-4 तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। उसी तरह से मार्केट में क्रेडिट मतलब लोन पर कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं आरबीआई के पास, जिसके अंदर 4 मुद्दे हैं: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इनका बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपके बुक में अब ये शॉर्ट कर दिया गया है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। दूसरा भी मेथड है गवर्नमेंट के पास, जिसे कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड। तो क्वालिटेटिव मेथड मतलब स्टूडेंट, शिक्षक आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए हो सकता है आपको होमवर्क भी दें, या हो सकता है आपको पनिशमेंट भी दें। तो होमवर्क और पनिशमेंट एक क्वालिटेटिव टाइप का है। तो इसके अंदर आरबीआई क्या करती है क्वालिटेटिव में, आरबीआई के पास हथकंडे हैं फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब आप अगर गोल्ड 80,000 का दे रहे हैं तो आपको लोन कितना मिलना चाहिए, तो मार्जिन रखा जाएगा मान लीजिए 20,000। तो 80,000 का आप गोल्ड जमा कर रहे हैं किसी भी बैंक में, तो 20,000 मार्जिन रख दिया गया, मतलब आपको लोन सिर्फ 60,000 ही मिल पाएगा। तो इस तरह से मार्जिन को कम ज्यादा करके लोन को मार्केट में कम ज्यादा करता है आरबीआई। सेकेंड है आपके पास क्रेडिट रैशनिंग, मतलब जो लोन जा रहा है वो सही जगह पर जाना चाहिए, डेवलपमेंटल जगहों पर जाना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए जाना चाहिए, तो उस पर भी आरबीआई ध्यान देता है। मोरल सुएशन, मोरल सुएशन मतलब समय समय पर समझाना। जैसे टीचर्स आपको समय समय पर समझाते हैं, अकेले कभी मिल जाते हैं या स्टाफ रूम में मिल जाते हैं तो समझाते हैं कि बेटा देखिए मार्केट में जीना अब बहुत ही कठिन हो गया है, आप जब तक अपना करियर नहीं बनाएंगे आगे के फ्यूचर में आप सफल नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से टीचर्स समझाते हैं वैसे ही आरबीआई भी अपने कमर्शियल बैंक्स को और पब्लिक को समझाता है। तो मोरल सुएशन से भी क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह से मुख्यतः आरबीआई के पास 2 प्रकार के कंट्रोल हैं, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। इसके बाद स्टूडेंट्स सिक्स्थ फंक्शन देखते हैं। सिक्स फंक्शन है हमारे पास रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना। हर कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा है, कितना वो लोन पर दे सकता है, उसके पास कितने मेंबर्स हैं मतलब डिपॉजिटर्स कितने हैं, वो सारे रिकॉर्ड रखना आरबीआई का ही काम है। तो आरबीआई का जो सिक्स्थ फंक्शन है वो है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। तो आरबीआई कलेक्ट्स एंड कंपाइल्स स्टैटिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कलेक्ट्स मतलब क्या करता है, एकत्रित करता है। कंपाइल्स मतलब क्या करता है, उसे संग्रहित करता है, मतलब संभाल कर रखता है। कंपाइल्स मतलब संग्रहित करता है क्या चीज, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन मतलब सांख्यिकीय जानकारी, संख्याओं के रूप में जानकारी कि इनके पास इतना करोड़ है, इनके पास इतना करोड़ है, इनके पास इतने डिपॉजिटर्स है, इनके पास इतने डिपॉजिटर्स है। तो वो सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके संग्रहित जमा रखता है और उसे समय समय पर पब्लिक को पब्लिश करता है, मतलब पब्लिक को जानकारी देता है। तो पहले इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगहों से कलेक्ट करता है, उसके बाद सबको उसके बारे में जानकारी देता है कि सभी जागरूक रहें, कौन सा बैंक सही है, कौन सा धोखा नहीं देगा, कौन से बैंक का शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा बैंक का डाउन आ रहा है। ये सारी जानकारी आरबीआई क्या है, पब्लिक और दूसरी कंपनीज को देता है। ठीक है, इसके बाद में आप देख रहे हैं कि बैंकिंग, सारे बैंकों का जो इंफॉर्मेशन है और अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स, अदर जो बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंस उपलब्ध करते हैं, तो इनके सारे इंफॉर्मेशन को जमा करना और पब्लिक तक पहुंचाना ये आरबीआई का काम है। सिक्स्थ के बाद स्टूडेंट सेवेंथ देखते हैं। सेवेंथ क्या है, लोगों को बैंकिंग सुविधा एक्सटेंड करके देना, मतलब लोगों तक बैंकिंग सुविधा, जो पिछड़े हुए लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उनके पास तक भी बैंकिंग सुविधा पहुंचे, ये आरबीआई का काम है चेक करना। तो फंक्शन ऑफ आरबीआई सेवेंथ नंबर पर आता है प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन के अंतर्गत देखिए क्या लिखा हुआ है, आरबीआई ऑल्सो परफॉर्म्स सर्टेन promotional and developmental functions such as extending banking services to semi urban and रूरल एरिया। तो जो गांव हैं
डेवलप हो रहे हैं या पिछड़े हुए हैं, उनको बैंकिंग फैसिलिटी बढ़ाकर देना। तो जो गांव क्या है, सेमी अर्बन है, मतलब अभी तरह पूरी तरह से शहर नहीं बने, शहर बनने की ओर है, या फिर गांव ही है पिछड़े हुए हैं, उनको क्या है, बैंक की सुविधा बढ़ाकर देना। तो सबको जागरूक करना कि आप बैंक से डील कीजिए, बैंक से लोन लीजिए, अपने काम को डेवलप कीजिए। ये काम किसका है, आरबीआई का। रूरल एरिया पर ध्यान देना, मतलब खेती बाड़ी को लोन प्राप्त हो, पैसे प्राप्त हो, कहीं भी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल कामों में पैसे की, कैपिटल की कमी ना हो, वो देखना आरबीआई का काम है। उसके बाद स्टूडेंट्स, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू डिपॉजिट्स। लोग पैसे जो जमा करते हैं बैंक में, तो डर कर ना जमा करें, गारंटी देना कि आप पैसा जिस बैंक में भी जमा कर रहे हैं, आरबीआई आपको गारंटी देता है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, तो सिक्योरिटी देना। तो गवर्नमेंट जो है, आरबीआई जो है, वो हर एक डिपॉजिटर को क्या है, सिक्योरिटी देती है। इसके बाद में आपके पास इंस्टीट्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, तो खेती बाड़ी के लिए उधारी देने के लिए नाबार्ड नाम का बैंक बनाया गया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है आपके लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट दिया जा सके, एग्रीकल्चर के लिए लोन दिया जा सके, इसलिए नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूट को स्थापित करना ये आरबीआई का काम है। और इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग के लिए आईएफसीआई, मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे संस्थाओं का स्टैब्लिश करना, स्थापित करना, ये भी आरबीआई का काम है। स्टूडेंट, लास्ट फंक्शन हमारे पास है, जितने भी चेक, डेली चेक फाड़ फाड़ कर लोग देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से चेक से डीलिंग करते हैं, तो ये सारे चेक का पेमेंट होता कैसे है, तो ये सारे चेक घूम फिर कर पहुंचते हैं आरबीआई के पास। तो आरबीआई को कहा जाता है क्लियरिंग हाउस। आरबीआई को क्या कहा जाता है, क्लियरिंग हाउस। आप यहां पर देख सकते हैं, ब्लू वाले इंसान ने चेक पर साइन मार के दिया है, ग्रीन वाले इंसान को, ग्रीन वाले इंसान का बैंक क्या है, पैसा मांगेगा, तो उसे उपलब्ध कौन कराएगा, आरबीआई। कहां से उपलब्ध करवाएगा, ब्लू वाले इंसान के बैंक से। तो ब्लू वाले इंसान ने चेक फाड़ कर दिया था, चेक पर साइन मारा था, तो ब्लू वाले के इंसान के ब्लू बैंक से पैसा निकाल कर ग्रीन वाले इंसान के बैंक में डालने का काम किसका है, आरबीआई का। तो जितने भी चेक पास किए जाते हैं, सारा चेक क्लियर कौन करता है, आरबीआई। कमर्शियल बैंक कुछ नहीं करते, वो सिर्फ आपसे लेकर आरबीआई तक पास कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फंक्शन 8वां, अदर फंक्शन। अदर फंक्शंस ऑफ आरबीआई के अंतर्गत है बैंक का जो है डीलिंग, आपको बताया गया, ये बैंक से वो बैंक को पैसे देना, ट्रांसफर करना, ये आरबीआई का काम है। आरबीआई एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलिंग द अकाउंट्स बिटवीन द मेंबर बैंक्स। तो जितने भी बैंकों ने रजिस्टर किया है आरबीआई के अंतर्गत, उनके चेक्स का पेमेंट करना, एक बैंक से लेकर दूसरे बैंक को देना, ये किसका काम है, आरबीआई का। एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, तो लास्ट रिसोर्ट मतलब अंतिम, कोई भी बैंक कभी भी फंस जाता है, अगर उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बैंक बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, दिवाला निकलने वाला है, तो उसे सही टाइम पर, एंड मौके पर, लैंडर्स लास्ट रिसोर्ट मतलब अंतिम राहत का केंद्र कौन बनता है, आरबीआई। तो हर कमर्शियल बैंक को पैसे से मदद करने के लिए अंतिम मददगार कौन बनता है, आरबीआई। तो उसे कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने आज खत्म किया फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई 8 थे, इशू ऑफ करेंसी नोट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, custodian of foreign exchange reserve, control of credit, collection and publication of data, and promotional and developmental functions, और लास्ट टू लास्ट अदर फंक्शंस। तो ये 8 फंक्शंस हमने खत्म किया। आपने सहयोग किया, लेक्चर को अच्छी तरह से सुना, आपको हमारी तरफ से थैंक्स।